नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप में से जिन बच्चों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का फॉर्म भरा है, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है क्योंकि 29 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू है मेरे भाई। और मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से पेपर देना, मेहनत से मेरे दोस्तों पेपर देना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एग्जाम आपका होने वाला है और आपका पेपर तो टीसीएस कराएगी। और उम्मीद है कि अभी टीसीएस ने आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 का भी पेपर कराया है। एरर फ्री पेपर था, उसमें बहुत ज्यादा सवाल गलत नहीं थे, लेकिन पेपर का एक स्टैंडर्ड था, ठीक है ना, पेपर का एक लेवल था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम के आखिरी समय में आपकी तैयारी को चेक कर लेता हूं। भाई गणित के 20 सवाल आएंगे, तो हमने एक मॉक टेस्ट तैयार किया है और मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा देता हूं मेरे भाई। हालांकि मैं बहुत बिजी था, मुझे माफ करिए, मैं और भी प्रैक्टिस सेट करवाता, लेकिन ये एग्जाम टाइम में कम से कम एक मैं आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करवा लेता हूं। आप इसको मेरे साथ बनाइए। 20 सवाल हैं। अगर मान लीजिए कि आप यहां पे 16 या उससे ज्यादा सवाल ठीक कर पा रहे हो खुद से, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। लेकिन प्यारे दोस्त, मैं आपको एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा। हमारा जो सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल है, सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसी चैनल पे इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड सेकंड 2025 के टॉप 40 सवाल मैंने करवा दिए हैं। गणित के टॉप 40 सवाल। आप इस पूरी वीडियो को जरूर देख लो। मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि इसमें से डायरेक्ट सवाल डाटा चेंज करके आपके पेपर में दिखेंगे। और मेरे हिसाब से तो आपको पूरा का पूरा आईबी का ये जो पेपर है, ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का पूरा पेपर बनाना चाहिए। और इसकी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली है। अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल पे हमने आईबी के ये जो पेपर हुए थे, कंप्लीट पीडीएफ इनकी डाली है। ये देखिए, ये पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, ठीक है। तो आप यहां से पूरा पेपर 9 की 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, आंसर की कंपाइलेशन हमने डाला हुआ है, ठीक है। हार्ड टू इजी ऑर्डर में है, आप यहां से देख सकते हैं चैप्टर वाइज, और आंसर की इसमें है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। ये मॉक टेस्ट 20 सवाल है और ये सवाल टीसीएस द्वारा ही पूछे गए पेपर के हैं, तो आपको जरूर बनाने मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो एंड में आप जरूर स्कोर करके बताइएगा कि सर आपने कितना जो है इसमें से ठीक किए हैं सवाल। चलें करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपके सामने खुलता है प्रॉफिट लॉस का। बताओ बच्चों, मैंने 1200 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। I sold the first one at a loss of 13% and the second one at a gain of 11%. If on the whole I made neither a loss nor a gain, find the cost price of first bicycle. बिल्कुल बेसिक सी बात है मेरे भाई। हमने 2 साइकिल खरीदी, खरीदने के बाद उनको बेचा। पहली साइकिल पे 13% का लॉस हुआ है, दूसरी पे 11% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में दोनों साइकिल पर मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब क्या कि एक साइकिल पे आपको जितने रुपए का लॉस हुआ है, दूसरी साइकिल पे उतने रुपए का प्रॉफिट हो गया है, और ओवरऑल आपको जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो भैया मैंने मान लिया कि माना पहली साइकिल का कॉस्ट प्राइस ए है और दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस बी है, ये मान लेते हैं। चलो, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है। तो पहली साइकिल पे कितना लॉस हुआ, ए का 13%। दूसरी साइकिल का सीपी बी है, इस पे कितना प्रॉफिट हुआ, बी का 11% प्रॉफिट हुआ। तो पहली साइकिल पे होने वाला लॉस दूसरी साइकिल पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से ए बटे बी कितना आ जाएगा मेरे प्यार में, 13 उधर चला जाएगा राइट साइड में, 11/13, ये ए बटे बी आ जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। आपसे पूछा पहली साइकिल का क्रिय मूल्य, तो पहली साइकिल का क्रिय मूल्य है 11 यूनिट। तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं। दोनों साइकिलों का टोटल सीपी क्या है, दोनों साइकिल का टोटल सीपी है 11 + 13 24। जबकि दोनों साइकिल खरीदी कितने की हैं, 1200 रुपए की। तो 24 की वैल्यू सवाल में 1200 रुपए दी है जी, 50 गुना, 50 गुना, ठीक है। तो पहली साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना का, 11 की वैल्यू 50 गुना, यानी कि 550 रुपए आंसर हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसमें कोई भी दम नहीं है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 2। 64 लीटर के दूध के बैरल से 8 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी भर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को सेकंड बार फिर थर्ड बार रिपीट किया जाता है, तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बहुत फेमस सवाल है।
देखिए हमारे पास एक 64 लीटर दूध का भरा हुआ बैरल है, 64 लीटर दूध है उसमें। हमने क्या किया, इसमें 8 लीटर दूध निकाला, फिर उसकी जगह पानी भर दिया, अब मिक्सचर हो गया। फिर से हमने 8 लीटर अब मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया, फिर से 8 लीटर निकाला मिश्रण, उसकी जगह पानी भर दिया। तो आप क्या कर रहे हो कि हर बार निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। तो 64 लीटर आपके पास दूध है, आपने 8 लीटर निकाला, यानी कि कितना, 1/8। अब 1/8 निकाल रहे हो मेरे प्यारे भाई, तो मिल्क बचेगा कितना, फिर 7/8, 7/8 बचेगा कि नहीं, अगर आप 1/8 निकाल लोगे। और इस प्रोसेस को आपने 3 बार किया, 3 बार ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद बच्चे उस फाइनल मिश्रण में दूध कितना होगा मेरे भाई, दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसकी पावर 3 करना पड़ेगा। 7 का क्यूब 343 बटे 8 का क्यूब 512, यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की जो मात्रा है आउट ऑफ टोटल मिश्रण ये होगी भाई। लेकिन सवाल ने पूछा दूध पानी का रेशियो, तो दूध तो 343 है, तो इसमें पानी कितना होगा बताइए भाई। टोटल 512 में से 343 दूध है, घटा दीजिए 512 में से 343, बाकी आपका पानी होगा। तो क्या आएगा घटा के, 12 - 3 9, और 10 - 4 6 169। तो 343 रेशियो 169, ये आंसर है, ठीक है ना। चलें आगे, अगला सवाल। जब एक संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 होता है। जब n क्यूब को 5 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल होगा। इतना आसान सी बात है भाई। मान लो कोई संख्या n है, हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं और भाग देने पर शेषफल आता है 2। अब सवाल तो ये पूछ रहा है कि भैया n क्यूब को अगर 5 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा। देखिए आप, डिवीजर सेम है 5, आपने संख्या n का क्यूब कर दिया तो शेषफल भी 2 का क्यूब आएगा, शेषफल भी 2 का क्यूब आएगा 8। अब 5 से भाग करने पर तो 8 शेषफल आएगा नहीं, तो 8 को वापस 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। तो आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन। आइए अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने चौथा। करो जरा, करने की कोशिश करो भाई, बेस्ट सवाल है ये थोक के भाव में आने वाला सवाल है। जितने भी पेपर टीसीएस बना रहा है इस समय, रेलवे के पेपर में भी खूब आया है और आईबी के पेपर, जो एसीआईओ के पेपर में भी आया है। पढ़ो जरा, करने की कोशिश करो। ए ट्रेडर गिव्स 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल and gives 3 article free on buying 18 article and gains 32% on the entire transaction। एक व्यापारी क्या करता है, मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो हर 18 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री भी देता है। और ऐसा करने के बावजूद भी इस ट्रेडर को 32% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है, एज्यूमिंग ए कस्टमर पेज फॉर 18 आर्टिकल, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। बताइए आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। ध्यान से सुनना मेरी भाई बात, एक बार में मैं जो है समझा दूंगा आपको, एक ही लाइन में होगा सवाल। देखिए सबसे पहले एक आर्टिकल आप खरीदते हो, ये होता है सीपी, फिर आप अपनी मर्जी से इसका मार्क प्राइस फिक्स करते हो, ये हो गया मार्कअप। सीपी से आपने मार्क प्राइस फिक्स किया, हो गया मार्कअप। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद आप सामान पे छूट देते हो, कितना डिस्काउंट दिया आपने, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/25, आपने 3/25 का डिस्काउंट दिया। अगर 25 पे 3 का डिस्काउंट दोगे तो सामान 25 का कितने में बिकेगा, 22 में। उसके बाद आप हर 18 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देते हो, तो आपने कस्टमर को टोटल कितने आर्टिकल दिए, 18 + 3 21, और 21 में से कितने आर्टिकल फ्री है, 3 आर्टिकल फ्री हैं। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया मेरे भाई, यानी कि 1/7 का आपने डिस्काउंट दिया। ये भी तो एक तरह की छूट है, कितनी छूट है, 1/7 का डिस्काउंट है। 1/7 डिस्काउंट मतलब 7 पे 1 की छूट है, तो 7 का सामान कितने में बेका, 6 में बेका मेरे भाई। और इन सब की सीधी सीधी गुणा ही आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये है आपका मार्कअप और ये है आपका डिस्काउंट। इनकी सीधी सीधी गुणा लाभ प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। आपको लाभ कितना हुआ, लेन देन पर दुकानदार को 32% का लाभ हो रहा है। 32% लाभ का मतलब अगर सामान का सीपी 100 है तो 100 का सामान कितने में बिका, 132 में बिका। तो कॉन्सेप्ट है
मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। बस इसको इक्वल कर दीजिए। देखो 25 से आपका 100 4 बार चला जाएगा और ये 22 छिका 132 से 132 पूरा ही कट गया ये तो। यानी कि आर्टिकल के एमपी और उसके सीपी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? 7 ऊपर चला जाएगा ना ये, 7/4। यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो मार्क प्राइस कितना है? 7। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 3/4 ज्यादा है। 1/4 25%, 3/4 75%। तो 75% इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल है कि नहीं? मजेदार। आगे चलेंगे। 3 पार्टनर ने एक बिजनेस में 8-4-6 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 8 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए निवेश की है। उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है यार? हर कोई जानता है अगर आप कोई पार्टनरशिप करोगे तो उसमें जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट का अनुपात निकालना है तो उनके इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट और उनके समय के रेशियो की गुणा कर दीजिए मेरे भाई। अब यहां पे 3 पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है 8-4-6 के अनुपात में, 8-4-6 के अनुपात में। क्लियर? पहले पार्टनर ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, दूसरे ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और तीसरे ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। सीधी सीधी गुणा कर देंगे मेरे भाई, ये तीनों बिजनेस पार्टनर के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इस रेशियो में उनका लाभ बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है। बताओ ये किससे कट रहा है भाई? ये कट रहा है आपका 4 से। पूरा रेशियो 4 से कट रहा है। 4 से काट लीजिए। 64 को 4 से काटेंगे 16 है भी। इसको 4 से काटेंगे 3, ये 36 है। 36 को 4 से काटेंगे 9, तो 16 3 9 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आ जाते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। चलो बताइए, यदि ये दिया गया है 95 की पावर 0.53 बराबर x और 95 की पावर 0.83 बराबर y, x की पावर z बराबर y की पावर 8 है, तो z का मान किसके नजदीक है? ये सवाल भाई साहब टीसीएस इसके बिना पेपर पूरा नहीं बना पाते। उनके पेट में मरोड़े आते हैं जब तक ये सवाल नहीं डाल लेते पेपर में। सवाल में क्या दिया? x की पावर z बराबर y की पावर 8। ठीक है, कोई तकलीफ? आप बोलोगे सर तकलीफ तो हमारे दुश्मनों को। अब आपको सवाल में x और y की वैल्यू दी है तो x और y की वैल्यू रख लो ना। x का मान क्या है? 95 की पावर 0.53, यहां रख दो। अगर x की जगह 95 की पावर 0.53 रखेंगे, फिर पावर z भी है तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, बराबर y की वैल्यू क्या है? 95 की पावर 0.83, यहां रख दो y की जगह रख दो 95 की पावर 0.83 और उसकी होल पावर 8 भी, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। ये हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे तो बेस सेम है, दोनों तरफ से बेस सेम है 95, तो पावर भी तो सेम होनी चाहिए। यानी कि आएगा 0.53z बराबर राइट साइड में 0.83 गुणा 8। क्लियर है? अब ये डेसिमल कट जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप ये बताओ? 83 गुणा 8 कितना आएगा? 640 और 24 664। 664 53 आ जाएगा नीचे, 664/53। बस ये है बेटा। तो 53 एकम 53 जाएगा, कितना बच जाएगा? 13। 134 हो गया। 134 हो गया तो 53 दूनी 106 जाएगा, तो 12 दशमलव समथिंग आएगा। तो आंसर सी ऑप्शन है। आ जाओ अगला सवाल। आशीष के पास 1218 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे अरुण और महेश में बांट दिया और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को 11 साल के बाद, अरुण और महेश को 11 और 12 साल के बाद सेम अमाउंट मिला, समान राशि मिली। आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया? बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं आपको इसका सीधा शॉर्टकट समझाऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा एक बारी में। आशीष है पापा, तो आशीष के पास है बहुत मोटी रकम, ठीक भैया, 1218 रुपए। अब वो इसे अपने 2 बेटों को देना चाहते हैं। दोनों बेटों के नाम है अरुण और महेश। तो 1218 में से कुछ पैसा अरुण को दे दिया, कुछ महेश को दे दिया और दोनों से बोल दिया ओए खर्च मत कर देना,
दोनों बैंक में जाके जमा कर दो, बैंक तुम्हें ब्याज देगा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि, 10% पर एनम का कंपाउंड टेस्ट देगा। दोनों बच्चों ने कहा हाँ पापा ठीक है। तो भैया जब पैसा जमा कर दे तो अरुण और महेश को 11 साल और 12 साल के बाद सेम अमाउंट मिला, सेम अमाउंट मिला। तो कभी भी ये लाइन आए कि सेम अमाउंट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ब्याज की दर कितने मेरे भाई? 10% पर एनम। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है तो आप ये देखो 11 साल और 12 साल बाद सेम अमाउंट मिला, टाइम में कितना गैप है? 1 साल का। 11 साल और 12 साल में टाइम में गैप 1 साल का है। ब्याज की दर 10%, 1/10, तो 1 साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा? 10 से 11। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का मेरे भाई, क्योंकि 11 और 12 में 1 साल का गैप है। तो जितने साल का गैप होगा, अगर 2 साल का गैप होता तो पावर 2 करते, 3 साल का गैप होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 करते। तो यानी कि आशीष के बेटों में पैसा इस अनुपात में बांटा जाएगा। अच्छा, दोनों को सेम अमाउंट मिला है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। देखिए अरुण के पास 11 साल का समय, देखो अरुण के पास समय कम है, अरुण के पास समय कम है तो अरुण को ब्याज ज्यादा मिलेगा मेरे भाई। अरुण के पास समय कम है तो ब्याज कम मिलेगा, यानी कि अरुण को आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो अरुण का जो शेयर होगा 11 होगा और महेश का जो शेयर होगा वो 10 होगा। ये अरुण और महेश के शेयर का रेशियो आ गया, इस रेशियो में पैसा बांटना पड़ेगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती, आप बेसिक से भी कर सकते हो, पर ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अभी तो ये हल्का सवाल है, बड़ा सवाल आएगा तो आपकी बहुत टाइम की बर्बादी होगी, अच्छे से समझ लीजिए। आशीष के 2 बेटे हैं, उन्हें पैसा दिया गया थोड़ा थोड़ा 1218 में से, ब्याज की दर है 10%, 10% की फ्रैक्शन लो 1/10, तो 1 साल में आपका पैसा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 11/10। 11 और 12 साल के बाद अरुण और महेश को सेम अमाउंट मिला, तो टाइम में गैप कितना है? 1 साल का। टाइम में 1 साल का गैप है तो इसकी पावर क्या करेंगे? 1। पैसा 11-10 के रेशियो में बांटा जाएगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अरुण को 11 साल के लिए जो है ब्याज मिलेगा और महेश को 12 साल के लिए। तो अरुण के पास टाइम कम है, अरुण को ब्याज कम मिलेगा, तो प्रिंसिपल ज्यादा होना चाहिए, तभी तो अमाउंट सेम रहेगा। अमाउंट सेम कब होगा? अगर ब्याज कम है तो प्रिंसिपल ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 11 और 10 21। टोटल पैसा ये हो गया। टोटल पैसा कितना बांटा है? 1218 रुपए। बताइए कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 21 पंजे 105 और 16 21 सट्ठे 168, 58 गुना। तो आशीष ने महेश को कितना दिया? 10, तो 10 की वैल्यू भी यहां पर 58 गुना आएगा, 580 रुपए सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। आइए, कंपनी एक कंप्यूटर पर 4 प्रकार का डिस्काउंट देती है जिसकी कीमत है 26,000। तो कौन सा डिस्काउंट, कौन सा ऑफर जो है कस्टमर के लिए बेस्ट है? एक कंपनी अपने कस्टमर को ये 4 ऑफर दे रही है, कोई सा लपक लो। पूछा यह गया है कि कस्टमर के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेस्ट है। भाई कस्टमर हमारी तरह गरीब होता है, कस्टमर चाहेगा मुझे सामान सस्ते से सस्ता मिले, यानी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। तो हमें केवल ये बताना है कि इन चारों में से मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से ऑप्शन में है। बात समझ में आई? मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है। अच्छा, एक्स और वाई का सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर x% और y% की 2 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट निकालनी हो तो कैसे आएगा? x + y - xy बटे 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये नेट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप यहां में हर एक में फॉर्मूला लगा के निकालो, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पे जो डेटा दिया हुआ और पेपर में जो सवाल आएगा वो ऐसा ही होगा। टोटल से मैं 25 15 40 30 + 10 40 35 + 5 40 20 20 40, यानी कि हर एक ऑफर में ये वाली वैल्यू सेम है, x + y सेम है भाई, 40 40 40। हमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कब आएगा? क्योंकि ये तो सेम है, ये तो सेम है 40। 40 में से जब सबसे छोटा नंबर घटाओगे, 40 में से जब सबसे छोटा नंबर घटाओगे तो डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। सबसे छोटा नंबर यानी कि मेरे भाई कि इनकी गुणा, x और y की गुणा सबसे छोटी होनी चाहिए।
x गुणा y सबसे छोटा होना चाहिए। और नियम ये कहता है कि अगर सम सेम है, अगर संख्याओं का योग बराबर है, तो उनकी गुणा सबसे, अगर दो संख्याओं का योग सेम है तो संख्याएं जितनी नजदीक होंगी उनकी गुणा उतनी बड़ी आएगी, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी उनकी गुणा उतनी छोटी आएगी। तो मुझे केवल यह चेक करना है कि यहां सबसे दूर दूर कौन सी संख्याएं, इनके बीच में 10 का गैप है, इनके बीच में 20 का गैप है, इनके बीच में 30 का गैप है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो ये दोनों जो संख्याएं सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, इनकी गुणा करोगे चारों ऑफर में सबसे कम आएगी, है ना। तो 40 में से जब सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो मेरे भाई डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। तो ये वाला जो डिस्काउंट है मैक्सिमम है, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। डायरेक्ट ट्रिक देखना, पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आए मैक्सिमम डिस्काउंट खोजना है। योग बराबर है 40 40 40, योग बराबर है, योग बराबर है 40 40 40 40, आप बोलोगे हाँ सर। जहां सबसे बड़ा नंबर दिख जाए वही है मैक्सिमम डिस्काउंट। 25 30 35 और 20 में सबसे बड़ा नंबर कहां है? 35 में, यही मैक्सिमम डिस्काउंट है। ये ट्रिक है बेटा, हमेशा। अच्छे समझ लो, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9, यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 5/7 के बराबर है तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? मान लो भाई पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो चिल्लर सवाल ऐसे भी आते हैं भाई। पहली संख्या ए का 51%, 51% क्या होता है? 51/100, और दूसरी संख्या बी के 5/7 के बराबर है। ये हमने बराबर कर दिया, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट नहीं रहा भाई। तो यहां से दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आ गया? a/b, 100 की उधर गुणा हो जाएगी, ठीक है जी। तो 100 पंजे 500 और ये 51 गुणा 7 ये आ जाएगा नीचे, यानी कि 357। ये दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 500/357। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चल रहे। पतलून बेचने वाली एक दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 6 पतलून की खरीद पर 4 पतलून मुफ्त मिल रहे थे। पतलून होता क्या है? पेंट। तो ग्राहकों को मिलने वाली छूट ज्ञात करें, हैं यार। ये भी तो बहुत बेसिक सवाल है। एक दुकान पे ऑफर चल रहा है ट्राउजर्स पे, कस्टमर को 4 ट्राउजर फ्री मिलते हैं ऑन दी परचेज ऑफ 6 ट्राउजर, यानी कि 6 ट्राउजर खरीदो और घर को 4 फ्री ले जाओ। ये एक तरह का छूट ही तो हुआ। कितना % छूट है बताइए? 6 ट्राउजर परचेस करो 4 फ्री ले जाओ, यानी कि दुकानदार अपने कस्टमर को टोटल कितने ट्राउजर दे रहा है? 6 4 10। 10 ट्राउजर में से दुकानदार 6 ट्राउजर का ही आपसे पैसा ले रहा है, आपको 4 फ्री दे रहा है। तो ये कितना डिस्काउंट है? 4/10, जो कि 40% होता है। आगे चलेंगे। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी के तेल हैं। पहली क्वालिटी का 725 लीटर, दूसरी का 783 लीटर, तीसरी क्वालिटी का 812 लीटर, ठीक है। Find the least number of bottles, least possible number of bottle of equal size in which different oil of different qualities can be filled without mixing। बहुत बढ़िया, देखो प्यारा सवाल है। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी के तेल हैं जो बदल बदल के लगाता है, गंजा ना हो। 725 लीटर पहली क्वालिटी का, दूसरी क्वालिटी का कितना तेल है? 783 लीटर, और तीसरी क्वालिटी का है 812 लीटर। अब बहुत ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे। अब सब इन तेल को छोटी छोटी बोतल्स में पैक करना है, इक्वल साइज की बोतल्स में पैक करना है। तो पूछा है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बोतल्स कितनी लगेंगी जिससे कि डिफरेंट ऑयल को डिफरेंट क्वालिटीज के ऑयल को मेरे प्यार में बिना मिक्स करे भरा जा सके। 3 अलग अलग क्वालिटी के तेलों की मात्रा दी है, छोटी छोटी बोतल में पैक करना है आपको। सेम साइज की बोतल लेने, लेकिन कम से कम बोतल इस्तेमाल करने, कम से कम बोतल में पैक करना है। कम से कम बोतल कब लगेंगी? जब बोतल बड़ी से बड़ी साइज की होंगी। बड़ी बड़ी बोतलों में आप तेल पैक करोगे, यानी कि आपको बोतल का साइज मैक्सिमम लेना है, और किसी भी तेल को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है, बिना मिक्स करे पैक करना है। तो आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करती हो और बड़ी से बड़ी भी हो, यानी कि इनका HCF। तो बेसिकली आपको इनका HCF निकालना था। अब HCF निकालेंगे कैसे?
दो नंबर ढूंढ लो जो सबसे ज्यादा करीब हो मेरे प्यारे भाई, बताओ कौन सा। ये दोनों नंबर, हाँ ये वाले दोनों नंबर नजदीक है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए। 12 और 17, 29। तो ये आ जाएगा इनका डिफरेंस 29। या तो एचसीएफ 29 होगा या 29 का कोई फैक्टर होगा। और 29 मेरे प्यारे भी क्या इसको डिवाइड कर रहा है? हाँ जी, 29 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 29 इसको भी डिवाइड करेगा, यानी कि 29 की आपको बोतल लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, मैक्सिमम साइज। लेकिन साल पूछा कितनी बोतल चाहिए होंगी। आप बताओ 725 लीटर का अगर तेल है, 29 की बोतल में पैक करोगे तो कितनी बोतल चाहिए? 725 को 29 से भाग करेंगे, 29 दूनी 58, 29 पंजे 25 बार जाएगा। ये कितनी चलेंगे मेरे भाई? 29 दूनी 58 और 29 सत्ते 203। ये बताओ मेरे भाई 29, ये कितनी चलेंगे यहाँ पे? 29 दूनी 58 और बच जाएगा आपका फिर यहाँ पे 2 3 2, 29 अट्ठे 28। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 25 और 27 52 और 28 यानी कि 80। 80 बोतल आपको चाहिए डी, 80 बोतल मिनिमम, 80 बोतल 29 लीटर की। बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ठीक है जी, आपको पता ही है कि सिलेक्शन एप्लीकेशन पर हमारा बैच है इस समय मैथ स्पेशल 0 टू हीरो। जो बच्चे इस बार ऐसी मन मार के पेपर दे रहे हैं, लेकिन अगली बार पूरी तैयारी से अगर पेपर देना है तो बढ़िया पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ऊपर लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। आप ना बच्चों का क्या है कि अभी आईबीएससीआई को पेपर हुआ, बहुत खराब एवरेज स्कोर है, 20 में से 8 नंबर गणित में एवरेज स्कोर बता रहा हूं मैं ये। यानी कि बच्चे उच्च अच्छे लेवल की तैयारी कर, क्योंकि एसएससी के पेपर को देख देख के बच्चों को लग रहा है कि सब कुछ आसान है। सब कुछ आसान नहीं है, एसएससी के बाहर भी दुनिया है बेटा, उनके पेपर के जरा आप लेवल देखो आपको पता लगेगा। तो अगर आप गणित सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ साथ खूब प्रैक्टिस करनी है, तो ये मैथ स्पेशल 0 टू हीरो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अवेलेबल है बहुत थोड़ी सी फीस में ही। चलिए सवाल नंबर 12, सचिन को सेल में पहले साल 5%, दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है, जिससे उसकी प्रेजेंट सेल है 2,26,800। 2 साल पहले सेल कितनी थी? ये तो सरल सवाल है भाई, ऑप्शन से भी हो जाएगा, रेशो से भी हो जाएगा, कोई भी तरीका लगा लो। मान लो सचिन की सेल पहले साल 5% बढ़ी, 5% यानी कि 1/20, 20 थी तो 20 से 21 हो गई। अगले साल सेल कितनी बढ़ी? 20%, 20% क्या होता है? 1/5, 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 6। तो आ जाएगा 100 से, अगर सेल 2 साल पहले 100 थी तो अभी 126 होगी। सवाल के अकॉर्डिंग अब सेल कितनी है प्रेजेंट में? 2,26,800। पता यही है? हाँ जी, कितने गुना है? 126 एकम 100 बच जाएगा, 1008 कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 80 बार, ये 18 बार चला जाएगा ना 1800, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1800 के आगे 2 जीरो चुपका दो, 1,80,000। ये आंसर है सी ऑप्शन। एक बल्लेबाज अपनी 10वीं इनिंग में 95 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज स्कोर 3 बढ़ जाता है। 10वीं पारी के बाद उसका एवरेज ज्ञात कीजिए। गिनते रहो कितने सवाल आपसे बन पा रहे हैं, केवल क्लास नहीं देखनी, पॉज करके पहले खुद से बनाना है, तभी फायदा होगा। एक बल्लेबाज ने 10वीं पारी में 95 रन बनाए, उसका एवरेज स्कोर 3 बढ़ गया। 10वीं पारी के बाद एवरेज बताना है क्या रहा होगा। देखो 9 पारियों तक बल्लेबाज का कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, अगर 10वीं पारी में भी उतने ही रन बनाता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन 10वीं पारी में उसने रन बनाए 95, इससे उसका एवरेज 3 बढ़ गया। 10 पारियों का एवरेज 3 बढ़ गया, यानी कि उसने एवरेज से कितने ज्यादा रन बना दिए? 30, एवरेज से 30 रन ज्यादा बना दिया, यानी कि 9 पारियों तक उसका एवरेज रहा होगा 65। 9 पारी तक बल्लेबाज का एवरेज 65 रहा होगा। 65 आंसर नहीं है, 10वीं पारी के बाद तो उसका एवरेज 3 बढ़ गया, यानी कि 10वीं पारी के बाद एवरेज है उसका 68। पहला ऑप्शन है आंसर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 14, एक ट्रेडर ने 65 रुपए में 65 प्लेट खरीदी, इसमें से 21 प्लेट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट गई और बाकी प्लेटों को 4.9 रुपए पर प्लेट की दर से बेच दिया, उसका लाभ बताओ। ओहो, बताइए जी कैसे करेंगे, बताओ। अरे बोलो,
ध्यान से सुनना, सवाल में कुछ भी नहीं है। एक ट्रेडर ने 65 प्लेट खरीदी 65 रुपए में, यानी कि एक प्लेट कितने रुपए की पड़ी? 1 रुपए की पड़ी। अब उसमें से 21 प्लेट टूट गई, ठीक है, बाकी प्लेटों को बेचा 4.9 रुपए पर प्लेट की दर से। अच्छा, 1 रुपए की प्लेट खरीदी है, 65 प्लेट 65 रुपए की, एक प्लेट 1 रुपए की खरीदी। 1 रुपए की प्लेट अगर आप 4.9 में बेचोगे तो आपको हर प्लेट पर 3.9 रुपए का प्रॉफिट होगा। हर प्लेट पर 3.9 रुपए का प्रॉफिट होगा। 65 प्लेट आपने खरीदी थी जिसमें से 21 टूट गई, यानी कि बाकी 44 प्लेट तो आपने बेची है ना। 44 प्लेट आपने बेची, हर प्लेट पे 3.9 का प्रॉफिट हुआ है, तो 44 प्लेटों पे कितने का प्रॉफिट होगा? वो 44 से गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हुआ है। लेकिन मेरे भाई समझने वाली बात यह भी तो है कि 21 प्लेट आपकी टूट गई तो उनपे तो आपको कोरा नुकसान हुआ है। अगर एक प्लेट 1 रुपए की है, 21 प्लेट अगर टूट गई तो आपको साथ साथ 21 रुपए का नुकसान भी हुआ है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। तो ये आपका कुल लाभ हो जाएगा। अब यहां पे 44 की गुणा करेंगे 3.9 में, तो बताओ गुणा करके कितना आएगा? 44 के अगर 4 में गुणा करते तो 176 आता, पर ये यहाँ पे 0.1 कम है, तो ये आ जाएगा जी आपका 4.4, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 171.6। ये आप बोलोगे हाँ सर, और इसमें से 21 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका जी? ये आपका 150.6 रुपए, यानी कि 150.6 रुपए का लाभ हुआ है। किसी को कोई समस्या? 150.6 रुपए का प्रॉफिट है। तो ऐसे आपको सोचना, पूरी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आगे बनाओ। ए बी सी की प्रेजेंट एज का योग 140 है। अब से 21 साल बाद उनकी एज का अनुपात 3:6:2 था। अब से 21 साल पहले, सॉरी, एज का रेशियो 3:6:2 था। सी की प्रेजेंट एज बताइए। शानदार सवाल है भाई, बताओ। मान लो 3 लोग हैं ए बी सी, उनकी प्रेजेंट एज का योग कितना है? 140 साल। लेकिन जब अब हम अब से 21 साल पहले देखते हैं तो उनकी एज का रेशियो कितना था? 3:6:2। ये प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट से 21 साल पहले। अच्छा, तीनों की अभी टोटल एज कितनी है? 140। अगर मैं 21 साल पहले जाता हूं तो ए की एज भी 21 साल कम होगी, बी की भी 21 कम होगी, सी की भी 21 कम होगी। तीनों लोगों की एज कितनी कम हो जाएगी? 63 साल। तो 21 साल पहले तीनों की टोटल एज कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? यहां पे 77, 77 साल। जबकि 21 साल पहले तीनों की टोटल एज का सम कितना है? 3, 6, 9, 2, 11। तो 11 की वैल्यू 77 साल है, यानी कि 7 गुना। तो आपसे पूछा है सी की एज, तो सी की एज कितनी होगी? 2 का 7 गुना, यानी कि 14 साल। ठीक है भाई, ये 14 साल सी की एज है, प्रेजेंट से 21 साल पहले। 14 साल सी की एज है, प्रेजेंट से 21 साल पहले। लेकिन पूछा क्या? सी की प्रेजेंट एज, तो 14 में आपको 21 ऐड करना पड़ेगा। तो सी की प्रेजेंट एज कितनी है? 35 साल है कि नहीं? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16। x और 121 का मीन प्रोपोर्शनल है 88, तो x का मान बताओ। अगर दो संख्याएं a और b हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। तो x और 121 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? अंडर रूट x गुणा 121 बराबर 88। तो देखो 121 का अंडर रूट क्या होता है? 11 है, तो 11 की 8 में गुणा करेंगे तो 88 आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर? 64, क्योंकि 64 का अंडर रूट करने पर 8 आ जाएगा, तो x ये 64 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आ जाइए। अतुल और विघ्नेश अलग अलग किसी काम को करते हैं तो 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। विघ्नेश काम शुरू करता है और वो एक ही काम पर अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी कि एक दिन पहले काम किसने शुरू किया? विघ्नेश ने। पहले दिन विघ्नेश काम करेगा, फिर अतुल, फिर विघ्नेश, फिर अतुल। इस तरीके से काम कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। ये रहा अतुल, ये रहा विघ्नेश। अतुल एक काम करता है भाई 10 दिन में, विघ्नेश 12 दिन में। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 60। ये हमने मान लिया टोटल वर्क। तो अतुल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6।
विघ्नेश की, विघ्नेश 60 कुर्सी 12 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 5। ये एफिशिएंसी आ गई। अब यहां पर किसने काम शुरू किया जी? विघ्नेश ने काम शुरू किया। विघ्नेश पहले दिन काम करता है, अगले दिन अतुल, फिर विघ्नेश काम करता है, फिर अतुल काम करता है, एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, यही चलता रहेगा। तो पहले दिन विघ्नेश कितना काम करेगा? 5। अगले दिन अतुल कितना काम करेगा? 6। तो ये हर 2 दिन में सेम साइकिल रिपीट होगी। तो इस हिसाब से हर 2 दिन के भीतर कितना काम होगा? 5 और 6 11, 5 6 11। लेकिन हमें तो काम कितना करना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। हर 2 दिन में 11 कुर्सी बनेंगी, हमें तो 60 कुर्सी बनानी है। तो 60 के नजदीक 11 का कौन सा मल्टीपल है? 55। 11 पंजे 55। तो अगर दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो भाई, अगर दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी? तो 10 दिन में 55 कुर्सी बन जाएंगी। लेकिन हमें काम तो करना है 60। अभी 5 कुर्सी और बनानी, यही बात है। अभी 5 कुर्सी और बनानी, तो अगला दिन शुरू हो जाएगा। जब नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, तो काम कौन करेगा? विघ्नेश। और विघ्नेश एक दिन में कितनी कुर्सी बना लेता है? 5 ही। विघ्नेश की एफिशिएंसी तो है। हमें अगले दिन 5 कुर्सी बनानी है, तो एक दिन में ही बना लेगा विघ्नेश, यानी कि काम कितने दिन में हो जाएगा? 11 दिन में। यह आंसर है। आइए 18, पहली 168 इवन नंबर का एवरेज क्या है? देखो टीचर्स लगातार गलत कर रही सवाल को लिखने में। एवरेज ऑफ फर्स्ट 168 इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आएगा, ये सही है, नेचुरल नंबर आना चाहिए। लेकिन मेंस में सबको फ्री के नंबर बांटने पड़े, उसके बावजूद भी टीसीएस ने रेलवे में जितने सवाल पूछे हैं, आईबी में जो सवाल पूछा, सब में यही गलतियां करी हैं। नेचुरल नंबर आना चाहिए। और कंसेप्ट में बता देता हूं आपको कि पेपर में अगर आपसे सवाल पूछा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, पहली एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वो क्या होता है? n+1। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर n+1। तो पहली 168 सम संख्याओं का औसत क्या आएगा? 168 में 1 जोड़ देंगे, 160 आ गया। ये बताएंगे। सारे हो गए ना? 19वां सवाल कर दो जी, बड़ा टफ सवाल है आपके लिए। एक स्कूल में 5481 स्टूडेंट हैं, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 34-29 है, तो लड़के कितने हैं? देखो गोविंद, कर पाएंगे ये? बॉयज कितने हैं? बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 34-29 है। आपसे क्या पूछा है? लड़के। तो लड़के कितने होंगे भाई? 34 यूनिट, 34। ठीक है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? 34 और 29, 63। तो टोटल क्लास में 34/63 लड़के हैं। क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5481। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। हालांकि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि ऊपर 34 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर आना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन हट गए, 2 में फंस गए। अच्छा, 34 तो केवल 2 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर केवल 2 का मल्टीपल आएगा। ये नंबर 2 से कट रहा है भाई, लेकिन ये अच्छा केवल 2 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल थोड़ा ना आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन। समझ में आई ना बात? 44 में तो भैया ये है ना 4 से कट रहा है, जबकि आंसर केवल 2 से कटने वाला होगा, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। आगे चलते, आखिरी सवाल इस टेस्ट का मेरे भाई, और फिर से मैं आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहे देता हूं। बढ़िया से पेपर दीजिएगा। जो आईबी एसीआई का पेपर सॉल्व करा है वो जरूर देख लीजिएगा। 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 5 घंटे अधिक लगते हैं। अभय अपनी चाल डबल कर दे तो अभय को समीर से 8 घंटे कम लगेंगे। अभय की स्पीड बताओ। बहुत बढ़िया। देखो डिस्टेंस सेम है 156 किलोमीटर, अभय को समीर से 5 घंटे ज्यादा लगते हैं। मान लो समीर ये समय लेता है, मान लो समीर 156 किलोमीटर जाने में ये समय लेता है, तो अभय को समीर से 5 घंटे ज्यादा लगते हैं। यही बात है भाई। अभय अपनी स्पीड डबल कर देता है,
अब अभय भाई साहब ने क्या किया, अपनी स्पीड डबल कर दिया, यानी कि अभय की स्पीड पहले 1 थी तो 1 से कितनी हो गई 2। रेशियो मेथड बताऊंगा आपसे। सवाल में अभय की चाल पूछी है, पहले तो ये लिखना चाहिए कि अभय की प्रारंभिक चाल बतानी है। सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया गया तो आपको अभय की इनिशियल स्पीड बतानी है। इनिशियल भाई, पहले अभय जो है समीर से 5 घंटे ज्यादा लेता था, स्पीड आपको बतानी है, डिस्टेंस आपको दिए तो क्या निकालना है, केवल टाइम निकालना है कि अभय 156 किलोमीटर जाने में समय कितना लेता है। 156 किलोमीटर दूरी कवर करने में अभय जो है समीर से 5 घंटे ज्यादा लेता था। अब अभय ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो अब अभय को समीर से अब क्या होता है, 8 घंटे कम लगते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? तो डिस्टेंस तो सेम है ना भाई, डिस्टेंस तो सेम 156 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अभय की स्पीड 1 से 2 होगी तो लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों, 2:1। यानी कि अभय को पहले 2 यूनिट समय लगता था तो अब कितना समय लगता है, 1 यूनिट। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। जबकि अभय पहले समीर से 5 घंटे ज्यादा लेता था, अब अभय समीर से 8 घंटे कम लेता है। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है, 5 और -8 में 13 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13 घंटे। अगर 1 यूनिट के लिए 13 घंटे है तो अभय इनिशियली कितना समय लेता था, इनिशियली 26 घंटे। अभय शुरुआत में 156 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 26 घंटे का समय लेता था। तो अभय की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ये अभय की इनिशियल स्पीड है। हालांकि एग्जामिनर यहां अगर लिख दे कि अभय की प्रारंभिक चाल बताओ तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा आप इनिशियल वैल्यू ही बताते हो। ठीक है, इसी के साथ ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने वही, क्योंकि इसका थोड़ा लेवल हल्का रहेगा आईबी एसीआई के पेपर के मुकाबले, तो मैंने वही सवाल लिए रिपीट जो बार बार आए हैं पेपर में और दोबारा से आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा अगर किसी सवाल में डाउट हो तो। ठीक है, बढ़िया से पेपर देना यार, बेस्ट ऑफ लक। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसकी आंसर की आएगी तो टीसीएस वाले तो हमसे कोई 1 करोड़ का जुर्माना मांग नहीं रहे, हम उसी आंसर की भी खुल के डालेंगे और हम उसका पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई ये वीडियो देखने के लिए। भगवान करे कम से कम इसमें 2-3 सवाल तो आपके पेपर में फंसी जाएं, हैं ज़्यादा फंस जाएंगे ना, इससे भी बार आ रहा है टीसीएस में। टीसीएस के पास इतने थोड़े से क्वेश्चन है, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता रहता है, तो ये आपको मिस नहीं करने बिल्कुल भी। और भाई रिक्वेस्ट है, ये जो आईबी के टॉप 40 सवाल की वीडियो है, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि सारे 180 लगा लो, समय नहीं है तो कम से कम 40 सवाल तो सॉल्व कर लीजिए प्यारे। ठीक है, इतना ही।